देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। और हमारा आज का टॉपिक जो कि कंटिन्यू है सिख राज्य पंजाब, इस पे ये आज तीसरी क्लास है। कल तक की क्लास में हमने कवर किया था गुरु गोविंद सिंह तक, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 1708 में, जब वो नांदेड़ महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे। तो वहीं पे एक पठान के द्वारा धोखे से उनकी हत्या कर देता है। अब बात आती है कि सिखों का अगला नेता कौन हो, सिखों का या जो पंजाब का वो क्षेत्र था उसका अगला नेता कौन हो, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह अपनी हत्या होने से पहले ये निर्धारित करके तो चले गए थे कि सिखों का अब कोई अगला गुरु नहीं होगा, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब होगा वही अब उसको ही गुरु माना जाएगा, इसके अलावा कोई अगला गुरु नहीं होगा। लेकिन जो उस समय के जो माहौल था, उस माहौल को देखते हुए उस वहाँ के जो सिख धर्म के जो अनुयायी थे उनको एक नेता की तो कतई आवश्यकता थी। ये आपको पता ही है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो अगला मुगल बादशाह बना था वो बना था उसका पुत्र मुअज्जम, या कहें बहादुर शाह प्रथम, दोनों एक ही बात है। इधर तो मुगल बादशाह चेंज होता है, उधर क्या होता है कि 1708 में जैसे ही मुगल बादशाह चेंज होता है तो ये मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम है, ये सिखों से संबंध बेहतर करने के लिए गुरु गोविंद सिंह को अपने यहाँ आमंत्रित करता है, और आमंत्रित करने के बाद उनको खिलत की उपाधि और उच्च मनसब प्रदान करता है। खिलत यानी कि उच्च कोटि के वस्त्रों को खिलत बोला जाता था। जब गुरु गोविंद सिंह ये खिलत की उपाधि और उच्च मनसब लेने के बाद, बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम से मिलने के बाद आगरा से महाराष्ट्र नांदेड़ की तरफ जा रहे थे, तो वहीं नांदेड़ नामक जगह पर गुरु गोविंद सिंह की एक जो पठान था, उसका नाम था जमशेद खान, उसने इनकी हत्या कर दी। और हत्या होने के बाद गुरु गोविंद सिंह की समाधि भी अभी में बना दी गई है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो कहाँ है, नांदेड़ महाराष्ट्र में। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना बिहार में। तो ये इधर तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है। अब क्या हुआ कि जैसे गुरु गोविंद सिंह की हत्या होती है तो जो गुरु के जो समर्थक थे उनको ये लगा कि जो गुरु की जो हत्या हुई है ये बादशाह ने करवाई है। सिखों की इसी भावना जो उनके अंदर पनप रही थी कि हमारे गुरु की हत्या किसने करवाई है, मुगल बादशाह ने करवाई है। सिखों की इसी भावना का नेतृत्व करता है गुरु गोविंद सिंह का सबसे प्रिय शिष्य, जिसको हम जानते हैं बंदा बहादुर के नाम से। बंदा बहादुर ये जो था वो सिखों का नेतृत्व करता है 1708 से लेके 1716, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। 1708 वही जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई, और 1716 कौन सी ईयर, जब खुद बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है। बंदा बहादुर यानी बंदा बहादुर का अर्थ क्या था कि गुरु का बंदा, ऐसा बंदा जो गुरु का है और बहादुर है, इसीलिए उसको बंदा बहादुर की एक उपाधि दी गई थी। इसके जो वास्तविक जो नाम था, इसका वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव, जो इसको बचपन में बोला जाता, लेकिन इसका जो मूल नाम था वो था माधवदास बैरागी। यानी कि इसके कितने नाम हो गए, माधवदास बैरागी इसका मूल नाम, और बचपन का नाम लक्ष्मण देव, उपाधि बंदा बहादुर, और एक और इसको उपाधि मिली हुई थी सच्चा बादशाह। याद करिए, सच्चा बादशाह की उपाधि एक गुरु को भी मिली हुई थी। उन गुरु का नाम क्या था, उन गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। आपको पिछली क्लास में आप जाके रेफर कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये जो बंदा बहादुर था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था पुंछ जिले के राजौरी गांव में। राजौरी आप आजकल न्यूज़ में सुनते रहते हो, पुंछ राजौरी, ये आपके लिए नए नाम नहीं है, क्योंकि आजकल आतंकवादी हमले होते रहते हैं, तो घटनाओं के चलते पुंछ और राजौरी नाम अक्सर मीडिया में बने ही रहते हैं। तो उसी राजौरी जो गांव था, उसी राजौरी गांव में उस बंदा बहादुर नामक व्यक्ति का जन्म हुआ था, और ये गुरु गोविंद सिंह का सबसे प्रिय शिष्य था। अब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने के बाद सिखों का जो नेतृत्व था इसी बंदे के हाथ में आ गया। पंजाब में सिख किसानों को लेकर ये मुगलों से लगातार 8 वर्षों यानी 1708 से लेकर 1716 तक लड़ता रहा। अब हम बात करते हैं पंजाब। पंजाब किसे कहते हैं, पंजाब का मतलब क्या है। पंजाब 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच प्लस आब, यानी कि पंच और आब की जो संधि होगी तो शब्द बनेगा पंजाब। पंच यानी कि 5 और आब यानी कि पानी, यानी कि 5 पानियों के बीच की जगह, यानी कि 5 पानी क्या मतलब, 5 पानी का मतलब 5 नदियों के बीच की जो जगह है उस जो भूखंड को क्या बोला जाता है, पंजाब। जैसे आप सुनते हो ना कभी कभी दोआब, दोआब क्या था, 2
नदियों के बीच की जो जमीन होती है उसको दोआब बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार 5 नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था उसको बोला जाता है पंजाब। और ये 5 नदियां कौन सी हैं? ये नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। और आगे चल के पांचों की पांचों नदियों का विलय हो जाता है सिंधु नदी में। पहले ब्यास नदी मिलती है सतलज में, और इधर रावी चिनाब में मिलती है, चिनाब झेलम में मिलती है, और झेलम और सतलज दोनों मिलकर मिल जाती हैं। यानी कुल मिला के 5 नदियों का जो विलय है वो हो जाता है सिंधु नदी में। इसीलिए इस सिंधु नदी का हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव है। और जो सिखों के जो क्षेत्र है वो इन्हीं 5 नदियों के आसपास का क्षेत्र है। आपको याद होना चाहिए गुरु नानक देव जी का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? इसमें से एक नदी थी, आप ध्यान दीजिए और याद करिए कौन सी नदी थी वो? रावी नदी। रावी नदी के तट पर ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था ननकाना साहिब में। तो इसी जो पंजाबी नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वहीं के किसान कहें या सिख धर्म के अनुयायी कहें या गुरु गोविंद सिंह के शिष्य कहें, उन्हीं के जो नेतृत्व, उन्हीं के जो भावनाएं थीं, उसी भावना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये बंदा बहादुर। और लगातार 8 वर्ष तक लड़ता रहा। इधर तो ये बंदा बहादुर संघर्ष कर रहा था और उधर मुगल साम्राज्य में क्या हो रहा था आपको पता ही है। बहादुर शाह प्रथम जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बादशाह बना था मुअज्जम के नाम से, तो 1712 तक रहता है। और क्योंकि बंदा बहादुर ने तो पूरा इसके खिलाफ अभियान छेड़ ही रखा था। अब 1712 में बंदा बहादुर के लिए बहादुर शाह प्रथम अभियान भी छेड़ता है, लेकिन उस अभियान को चलाते समय बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और अगला मुगल बादशाह बनता है जहांगीर शाह। वो 12 से 13 तक रहता है। वो भी बंदा बहादुर के प्रति दमनकारी नीति ही अपनाता है, लेकिन बंदा बहादुर को पकड़ नहीं पाता। अगला बादशाह बनता है फर्रुखसियर। उस फर्रुखसियर ने के साथ बंदा बहादुर की लड़ाई भी होती है और फर्रुखसियर बंदा बहादुर को पकड़ लेता है 1716 में और दिल्ली में उनको फांसी लगवा देता है। ये तो हुई बंदा बहादुर को और मुगलों से संबंध की बात। अब बात करते हैं कि बंदा बहादुर ने इंडिविजुअली क्या क्या किए। पंजाब के मुगल सूबेदार वजीर खां की हत्या करके मुगलों के 28 परगनों पर इसने अधिकार जमा लिया था। गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बंदा बहादुर से संबंधित के गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के सिक्के किसने चलवाए? तो वो बंदा बहादुर ने चलवाए। सिख राज्य की मोहर बनवाई। अब तक सिख राज्य की कोई मोहर नहीं थी, गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग सब काम हो रहे थे, लेकिन बंदा बहादुर ने आने के बाद सिख राज्य की मोहर बनवाई। एक विशेष नारा जिसे आजकल आप खूब सुनते होंगे, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। तो ये 2 नारे हैं अलग अलग, ये एक नारा नहीं है, और ये 2 नारे मिलके एक नारा बनाए। तो इसमें जो पहला जो वाक्य है वाहेगुरु जी खालसा, ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने, और जो अगला जो वाक्य है वाहेगुरु जी फतेह, ये कहा था बंदा बहादुर ने। यानी कि इन्होंने दिया था फतेह दर्शन। तो फतेह दर्शन क्या हुआ? वाहेगुरु जी फतेह। तो आपसे अगर पूछा जाए वाहेगुरु जी फतेह वाक्य किसने कहा था, तो वो कहा है बंदा बहादुर ने। और वाहेगुरु जी खालसा वो किसने कही थी बात? गुरु गोविंद सिंह ने। यानी कि अब तक बंदा बहादुर से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये, सच्चा बादशाह किसकी उपाधि थी? बंदा बहादुर की। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव, या बंदा बहादुर का वास्तविक नाम माधवदास बैरागी। ये तो उसे नामों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। उसका जन्म कहाँ? पुंछ के राजौरी ग्राम में। तो 3-4 तो ये यहाँ से हो गए, और 2-3 यहाँ से। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलवाए? बंदा बहादुर। सिख राज्य की मोहर किसने बनवाई सबसे पहले? बंदा बहादुर। 4 और 2 6, और एक ये वाक्य कि वाहेगुरु जी फतेह किसे कहा था? तो ये बंदा बहादुर। कुल मिला के 7 प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। 1716 में गुरदासपुर युद्ध में कैद होने के बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इनको मृत्युदंड दे दिया। यानी कि अब आप देख चुके होंगे 2 सिख गुरु और एक ये बंदा बहादुर, कुल मिला के 3 लोगों को मुगल बादशाहों ने अलग अलग कालखंड में इनको फांसी या मृत्युदंड दिया है। ये देखिए, जैसे बंदा बहादुर 1707 से 1716 तक इनका लीडरशिप करता है सिखों की। उसके समय में 3 अलग अलग मुगल बादशाह चेंज होते हैं। 1707 से 1712, यानी कि जब ये बंदा बहादुर ने लीडरशिप संभाली उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम। इसने भी इसके साथ अभियान छेड़ा, लेकिन उसी अभियान के चलते बहादुर शाह प्रथम 1712 में सुरक्षा सुधार गए। उसके बाद जहांगीर शाह आया। जहांगीर शाह ने भी दमनकारी नीति अपनाई, लेकिन वो भी नहीं चल पाए। 1 साल खुद ही हटा दिया गया। उसका जो फर्रुखसियर आता है, फर्रुखसियर के साथ इसका युद्ध होता है और 1716 में वो इनको पकड़ता है और दिल्ली में फांसी लगवा देता है। अब बात थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है।
सिख संप्रदाय से संबंधित गुरुओं और मुगल बादशाहों के कंपैरेटिव स्टडी थोड़ा सा कर लेते हैं, किस किस के संबंध में कौन कौन मुगल बादशाह थे और उनके बीच में क्या कहाँ कहाँ मुगल बादशाह और सिखों का आपस में टकराव हुआ है या कौन कौन से संबंध स्थापित हुए हैं। तो सबसे पहले नाम आता है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी आपको पता ही, सबसे पहले ये किसके, इन्होंने क्या पिताजी थे, पानीपत की पहली लड़ाई वो कब हुई थी, 1526 में। क्योंकि पानीपत की लड़ाई के पिताजी से अतः ये बाबर के समकालीन हुए, क्योंकि बाबर ने लड़ाई लड़ी थी पानीपत की। अब बाबर 1530 में मर गया, गुरु नानक देव की मृत्यु होती है 1538 में। तो 1538 में कौन मुगल बादशाह था, हुमायूं। उसके बाद गुरु नानक देव जी की मृत्यु के बाद अगले सिख गुरु बनते हैं गुरु अंगद देव जी लहना के नाम से। और उस समय मुगल बादशाह कौन था, हुमायूं। हुमायूं के साथ अंगद देव जी की मुलाकात कब हुई थी, मुलाकात हुई थी 1540 में, जब बिलग्राम युद्ध को हारने के बाद हुमायूं हिंदुस्तान से भाग रहा था, तो उस समय ये अंगद देव जी से मिला था। अंगद देव जी की मृत्यु के बाद अगले सिख गुरु बनते हैं गुरु अमरदास जी। जब गुरु अमरदास जी सिख गुरु बनते हैं 1552 में, उस समय तक कोई मुगल बादशाह नहीं था, उसमें सूरी साम्राज्य था। लेकिन 1555 में हुमायूं दोबारा से वापसी करता है और 1556 में इसकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 के बाद अकबर गद्दी पर बैठता है। तो अब ये अमरदास जी किसके समकालीन हुए, हुमायूं के भी समकालीन और अकबर के समकालीन। तो अकबर गुरु अमरदास जी से जाके गोविंदवाल की जो गद्दी थी वहां पर जाके मिला भी था, और अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन भी इसने भेंट की थी। अमरदास जी के बाद अगले सिख गुरु बने थे गुरु रामदास। रामदास जी कौन थे, अमरदास जी के दामाद। तो ये उनका कालखंड क्या था, 1574 से लेके 1581। और उस समय मुगल बादशाह कौन सा, अकबर। अकबर ने गुरु रामदास जी को 500 बीघा भूमि दान भी की थी, ये आपको पता ही है। और इसी दान की हुई भूमि पे ही गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर बसाया था। रामदास जी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बनते हैं गुरु अर्जुन देव। और यहीं से सिख संप्रदाय में कह सकते हैं जो गुरु की जो पद था वो पैतृक हो गया था। सबसे पहले जो पुत्र जो गुरु बने थे वो गुरु अर्जुन देव भी बने थे। ये कब बने थे, 1581 से 1606 तक जब बने थे, तब अकबर का कालखंड था। और अकबर आपको पता ही है 1605 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1605 में मृत्यु होने के बाद 1605 में बनता है मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर से उनको मुगल बादशाह बनते ही इनके संबंध खराब होना स्टार्ट हो गए थे। क्यों, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आर्थिक सहायता एवं आशीर्वाद दिया था। इसी से क्रुद्ध होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को पकड़वा के इनकी हत्या करवा दी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि किस सिख गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी, तो गुरु अर्जुन देव थे। उसके बाद अर्जुन देव के बाद अगले जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु हरगोविंद। ये हम पढ़ ही चुके हैं, गुरु हरगोविंद जैसे, क्योंकि उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवा दिया था और थोड़ा सा किलानुमा चीज़ें स्टार्ट करवा दी थी। तो इसी चीज़ से जहांगीर को जब पता लगता है तो जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को 2 वर्ष के लिए ग्वालियर के किले में कैद भी रखा था कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर हमारे 2.5 लाख का कर्ज आए, उसको चुकाओ। उसके बाद हरगोविंद जी के बाद अगले गुरु बने हैं गुरु हरदयाल। वो गुरु हरगोविंद सिंह के शिष्य थे। हरदयाल जी के साथ क्या है संबंध मुगल बादशाहों का, कि जब हरदयाल जी बने थे 1645 में, उस समय शाहजहां मुगल बादशाह थे। शाहजहां के बाद 1658 में इनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है शाहजहां के पुत्रों में। औरंगजेब और दारा शिकोह मेन उसमें फैक्टर थे। तो गुरु हरदयाल चाहते थे कि दारा शिकोह अगला मुगल बादशाह बने, इसीलिए जब दारा शिकोह से गुरु हरदयाल की भेंट भी हुई थी। इसी चीज़ को जब औरंगजेब दारा शिकोह हराने के बाद मुगल बादशाह बनता है तो हरदयाल से वो बड़ा कुष्ट होता है और उनको बोलता है दरबार में पेश होने का आदेश देता है। लेकिन हरदयाल जी खुद नहीं जाते, अपने बड़े पुत्र राम राय को भेजते हैं। तो राम राय जैसे ही औरंगजेब के दरबार में जाता है, ये कहानी आप देख चुके हैं, औरंगजेब की चाटुकारिता करता है। इसी से हरदयाल जी काफ़ी नाखुश हुए थे अपने पुत्र से, और इसीलिए उन्होंने राम राय को अगला उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, अपने छोटे पुत्र हरिकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जब हरराय की मृत्यु हो जाती है 1661 में, तो अगले सिख गुरु बनते हैं गुरु हरिकिशन जी, जो कि केवल 3 वर्ष तक के लिए ही गद्दी पर रहते हैं। और वो उनको पता है चेचक की बीमारी होने के कारण हरिकिशन जी की मृत्यु हो जाती है। तो हरिकिशन जी जब थे तब औरंगजेब ही मुगल बादशाह था, क्योंकि औरंगजेब अगले 17 साल तक रहने वाला है। अब दिक्कत यहाँ पैदा हुई थी क्योंकि हरिकिशन जी अल्पवयस्क थे। जैसे हरिकिशन जी की मृत्यु होती है तो
क्योंकि जितने भी 22 गद्दियाँ थीं, उन 22 गद्दियों का निर्माण किसने कराया था? गुरु अमरदास जी ने। तो उन 22 गद्दियों के जितने भी महंत थे, सब अपने अपने में सिख गुरु बनने के लिए लालायत होने लग जाते हैं। तो उनका महत्वाकांक्षा को कम करने के लिए, आपसी टकरार को रोकने के लिए जो अगले जो सिख गुरु बनाए जाते हैं, वो हरगोविंद जी के पुत्र, यानी कि बीच के ये 2 गुरु को छटा के सीधा 6वें गुरु हरगोविंद जी के पुत्र गुरु तेग बहादुर को अगला गुरु बनाया जाता है। जब तेग बहादुर जी गुरु बनते हैं, उस समय औरंगजेब था ही, उनकी औरंगजेब की दमनकारी नीतियाँ चली रही थी, हिंदू विरोधी नीतियाँ, इस्लामिक नीतियाँ। तो उस इस्लामिक नीतियों का विरोध करते हुए गुरु तेग बहादुर की लड़ाई होती है औरंगजेब के साथ। औरंगजेब उनको पकड़ता है और उनकी हत्या करवा देता है। ध्यान देना, उस समय तेग बहादुर जी जब गुरु बने थे और रहे थे, तब तक शिवाजी, साउथ में शिवाजी भी थे, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 में हुई है। वही कालखंड है जब शिवाजी भी अपने राज्याभिषेक करवा चुके थे 1674 में। गुरु तेग बहादुर के बाद अगले जो गुरु बनते हैं, वो बनते हैं उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह। यानी गुरु गोविंद सिंह जब गुरु बने, उस समय औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, और जब मृत्यु होने से पहले ही गुरु गोविंद सिंह के कई सारे युद्ध हुए थे। उन युद्धों में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की हत्या हो जाती है, और 4 पुत्र जोरावर और फतेह सिंह को उनमें से जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या हो गई थी 1708 में। उसमें मुगल बादशाह मौजम थे, और उसकी बात ही कहानी आज हम क्लास में कवर कर ही चुके हैं। ये वाली कहानी आप देख ही चुके हो। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति जिसकी मुगल बादशाह द्वारा हत्या होती है, फर्रुख द्वारा, बंदा बहादुर, ये आपने देखा। दूसरा व्यक्ति जिसकी मुगल बादशाह द्वारा हत्या हो रही है, गुरु अर्जुन देव। और एक ये व्यक्ति हैं गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी मुगल बादशाह द्वारा हत्या की जा रही है, औरंगजेब। यानी कुल 3 कह सकते हैं सिखों के नेता। बंदा बहादुर गुरु नहीं था, इसलिए नेता शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो 3 सिखों के नेता कहें, सिखों के लीडर कहें, उनकी हत्या मुगल बादशाहों द्वारा हो रही है। अलग अलग कालखंड में वो 3 हैं। पहली जहांगीर द्वारा अर्जुन देव की, दूसरा औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की, और तीसरा फर्रुख सिंह द्वारा बंदा बहादुर की। या मैं आपको बता दूं, गुरु अर्जुन देव में और बंदा बहादुर में 2 सिमिलरिटी हैं। पहली सिमिलरिटी ये कि दोनों के पास ही सच्चा बादशाह की उपाधि थी। गुरु अर्जुन देव को भी सच्चा बादशाह बोला जाता था, और इधर बंदा बहादुर को भी सच्चा बादशाह बोला जाता है। दूसरी सिमिलरिटी दोनों के अंदर यह है कि दोनों की हत्या मुगल बादशाह द्वारा की जा गई है। पहले गुरु अर्जुन देव की जहांगीर के द्वारा हत्या करवाई गई, और इधर आप देख रहे हो फर्रुख सिंह के द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करवाई जाती है। अब फर्रुख सिंह और बंदा बहादुर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या होने के बाद, यानी कि मृत्युदंड होने के बाद, जो सिख संप्रदाय था वो 2 गुटों में बट गया। एक गुट हो गया बंदई, और दूसरा गुट हो गया तत खालसा। बंदई वाले वो लोग जो बंदा बहादुर के टोटली अनुयायी, और तत खालसा वाले वो लोग वो कट्टर सिखपंथी इनको बोला था। यानी कि सिख संप्रदाय पहले मेनली किन 2 गुटों में बटा, बंदई और तत खालसा में। उसके अलावा इनमें 2 प्रथाएं और स्टार्ट हो गई। एक प्रथा थी सरबत खालसा, दूसरी प्रथा थी गुरमत्ता। सरबत खालसा में क्या होता था कि बैसाखी और दीपावली के दिन एकत्रित होने को बोला जाता था सरबत खालसा। आपस में सरबत डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, और उस सरबत खालसा एकत्रित होने के बाद कोई निर्णय लेना, उसको बोला जाता था गुरुमत्ता। तो ये 2 प्रथाएं थी। एक प्रथा और आगे चल के उस प्रथा का नाम होगा राखी प्रथा। इसी प्रकार सिख संप्रदाय पूरा धीमे धीमे छोटे छोटे कई सारे संगठनों में बढ़ता चला गया। अब ये बात 1716 से लेके मैं बात कर रहा हूँ 1748, यानी टोटल 32 वर्ष के पूरे कालखंड में सिख संप्रदाय का कोई एक मात्र लीडर नहीं रहा। इसी वजह से धीमे धीमे छोटे छोटे इनमें आपस में दल और संगठन बढ़ते गए। 1748 में कपूर सिंह ने दल खालसा के अंतर्गत इन सबको इकट्ठा किया, यानी कि आप आओ, और एक सारे जितने भी संगठन थे उन सारे संगठनों को एक संगठन बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने दल खालसा। किसने दिया? कपूर सिंह ने। 1748 में संगठन बना था। 1748 के बाद जो दल खालसा जो संगठन था, उस संगठन का जो नेतृत्व था अब आ गया वो जस्सा सिंह आहलूवालिया के अंतर्गत। तो जस्सा सिंह आहलूवालिया ने ही 1753 में इस राखी प्रथा का प्रारंभ किया था। वो किसके प्रमुख थे? दल खालसा के। उस दल खालसा का निर्माण किसने किया था? दल खालसा को कह सकते हैं सृजित किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम था
कपूर सिंह। तो अब ये अगले लीडर थे दल खालसा के। तो इस दल खालसा के लीडर जस्सा सिंह आहलूवालिया ने राखी प्रथा का प्रारंभ किया। और इस प्रारंभ में क्या, इस राखी प्रथा में क्या था कि आपको अपनी उपज का 1/5 यानी कि 20% आपको टैक्स देना होता था कई सारे अपने आपस के कार्यों के लिए। और ये जो जस्सा सिंह आहलूवालिया हैं, ये 1753 से लेके 1773 तक पंजाब राज्य की पूरी कह सकते हैं लीडरशिप करते हैं। इसी क्रम में इन्होंने 1763 में देग, तेग और फतेह लेखयुक्त चांदी के सिक्के भी चलाए थे। जितने जितने भी आपको पीली में हाईलाइटर चीज़ें दिख रही हैं, सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद 2 गुट बने हैं, बंदई और तत खालसा। उसके बाद इनमें प्रथाएं स्टार्ट हुई थी, सरबत खालसा और गुरुमत्ता। आगे एक राखी प्रथा भी हुई थी। राखी प्रथा किसने चलाई थी? जस्सा सिंह आहलूवालिया ने 1753 में। जस्सा सिंह आहलूवालिया कौन थे? ये थे दल खालसा के प्रमुख। दल खालसा क्या था? दल खालसा का निर्माण किया था कपूर सिंह ने 1748 में। जितने भी छोटे मोटे संगठन बन गए थे उनको इकट्ठा करने के बाद, और जो जस्सा सिंह आहलूवालिया के हाथ में जो लीडरशिप आ गई थी, उसी के अंतर्गत 1763 में इन्होंने देग, तेग, फतेह लेखयुक्त चांदी के सिक्के भी चलाए थे। कपूर सिंह ने इन छोटे छोटे संगठनों को इकट्ठा तो कर लिया था 1748 में दल खालसा के अंतर्गत, और जस्सा सिंह आहलूवालिया इनको लीड भी कर रहे थे। लेकिन लीड करते करते, क्योंकि पंजाब आप देख रहे हो कितना सारा बड़ा हो चुका था, अनवय इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, आपसी मतभेद और आपसी परंपराएं में इतनी टकराव इतना हो रहा था कि इनको एक इकट्ठा लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए जस्सा सिंह आहलूवालिया ने समय समय पर जो भी पूरा दल खालसा था, इस दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया अलग अलग समय पर। यानी 1753 से लेके जब उन्होंने लीडरशिप संभाली और 1773 में जब लीडरशिप छोड़ी, तब तक जितना भी पूरा ये एक बना हुआ संगठन था, उस संगठन 12 जगह बढ़ चुका था। और उस 12 जगह बटे हुए संगठनों को क्या नाम दिया गया? उसको दिया गया नाम मिसल। वो यानी कि 12 अलग अलग मिसलें बन गई। और 12 मिसलों में बांटने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? जस्सा सिंह आहलूवालिया ने। तो जो 12 मिसल हैं उनके नाम आपको एक बार बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दूंगा। पहली मिसल आहलूवालिया मिसल, क्योंकि जस्सा सिंह आहलूवालिया थे इसके लीडर। तो आहलूवालिया मिसल, जस्सा सिंह आहलूवालिया, ये कहाँ पे थी? मेनली कपूरथला के आसपास। उसके बाद भंगी मिसल, भंगी मिसल के लीडर थे छद्र सिंह। ये किसका कौन सा क्षेत्र था? अमृतसर, रावलपिंडी और मुल्तान वाला क्षेत्र। उसके बाद अगली मिसल थी रामगढ़िया मिसल, नंद सिंह सिंघानिया इसके लीडर थे, क्षेत्र था जालंधर। अगली थी नकई मिसल, इसके लीडर थे हरि सिंह, क्षेत्र था लाहौर के दक्षिण पश्चिम में। अगली थी कन्हैया मिसल, लीडर जय सिंह, गुरदासपुर क्षेत्र था। उसके अलावा अगली मिसल थी उल्लेवालिया, गुलाब सिंह इसके थे और रावी और सतलज के आसपास का क्षेत्र। निशान वालिया, संगत सिंह और मोहर सिंह इसके लीडर थे और क्षेत्र था अम्बाला। अगली थी फैजलपुरिया, सिंहपुरिया, नवाब कपूर सिंह इसके लीडर और क्षेत्र था जालंधर और पंजाब, जालंधर और अमृतसर के आसपास का क्षेत्र। करोड़ सिंह एंड बघेल सिंह थे और क्षेत्र था होशियारपुर वाला। अगली मिसल थी शहीद मिसल, इसके थे दीप सिंह और क्षेत्र था दमदमा साहिब, तलवंडी साहिब के आसपास का क्षेत्र। 11वीं मिसल थी फूलफिया मिसल, चौधरी फूल सिंह इसके लीडर थे और क्षेत्र था पटियाला और जींद वाला क्षेत्र। और अगली और सबसे इम्पोर्टेंट जो मिसल थी वो थी सुकर चकिया मिसल, इसके जो लीडर थे वो थे चरत सिंह। ये चरत सिंह रहे थे लीडर 1721 से 1774 तक। ये जो क्षेत्र था वो था गुजरावाला क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मिसल थी, इसी मिसल ने फिर सारी मिसलों को अपने अंतर्गत किया और अंतर्गत होने के बाद अब तक ये मिसलें थी, संप्रदाय थी, उन संप्रदाय मिसलों को एकत्रित होने के बाद यहाँ के आने वाले व्यक्ति रणजीत सिंह महाराजा बनते हैं और पूरे इस क्षेत्र को, पंजाब को एक रियासत का, स्वतंत्र रियासत का एक रूप देते हैं। तो चरत सिंह के पुत्र थे महासिंह, जो कि 1774 से 1793 तक इस सुरक चकिया मिसल के लीडर रहे थे। और इसी महासिंह के पुत्र थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने 1793 से लेके 1839 तक कहें, पहले तो ये मिसल के लीडर थे। मिसल लीडर होने के बाद समय आने पर इन्होंने महाराज की उपाधि ली थी 1801 में और फिर धीमे धीमे पूरे महाराजा रणजीत सिंह बन गए थे। तो यहाँ से आते हैं महाराजा रणजीत सिंह की एंट्री। महाराजा रणजीत सिंह थे 1839 तक।
39 के बाद इनके पुत्र आए थे खड़क सिंह, पहले 1 साल के लिए, फिर खड़क सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह भी मृत्यु हो गई, फिर चांद कौर रही थी कुछ 1 साल के लिए, और फिर कुछ शेर सिंह ने भी गद्दी संभाली, और ये 1-1, 2 तो 5-5, 6-6 महीने की, और फिर जो गद्दी संभाली थी वो थे दिलीप सिंह, इनकी संरक्षिका थी जिंदा कौर या रानी जिंदा। ये पूरी कहानी महाराजा रणजीत सिंह की और इस पूरी सुरक्षा मिसल की हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आगे बस इतना ही जान लो कि हमें आगे पढ़ना क्या है। आगे हमें पढ़ना है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, कि 93 से लेके पहले 39 तक का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, और 39 के बाद फिर थोड़ा सा इनका भी इतिहास है धीमा छोटा मोटा। इसमें इंपॉर्टेंट दिलीप सिंह का करेक्टर आता है, क्योंकि उसमें आंग्ल पंजाब युद्ध हुए हैं, तो वहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये पूरी जो कहानी है रणजीत सिंह की, ये पूरी कहानी हम कवर करने वाले हैं अगली क्लास में। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।